नमस्कार, सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मैं अरुण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। करीमगंज की समस्त जनता को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। मुझे मौका मिला था आप लोगों से बातचीत करने का। लास्ट टाइम मैं नीलम बाजार आया था, वहाँ पे काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई थी एजुकेशन को लेके, आगे वो अपने बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों पे वार्तालाप हुआ था मेरा। कई लोग मिले थे और उस समय आप लोगों का प्यार भी काफ़ी मिला था, तालियों की गड़गड़ाहट जो मिली थी। मैंने दुआ किया था कि मुझे फिर से आप लोगों के बीच में आने का मौका मिले, और खुशकिस्मती है मेरी कि आज मैं आप लोगों के बीच दोबारा आया हूँ। आज कुछ खास बात करने आया हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों से, बस कुछ टाइम चाहिए। आप लोग सुनिए और फिर आप लोग अपना निर्णय लीजिए। जैसा कि आज़ाद सर ने बताया, मौलाना अजमल साहब, बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में कि वो आसाम के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं उसमें पहले तो कुछ चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि वो हम जैसे लोगों के लिए भी दिल खोल के वो हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं। मैं बनारस से आता हूँ और जब मैं इस फाउंडेशन से जुड़ने आया तो मतलब जिस तरीके से उन्होंने मेरा स्वागत किया, एक फैकल्टी जो बनारस से आती है, यहाँ बच्चों को पढ़ाती है, आज उस फैकल्टी का फोटो देख पा रहे हैं, पीछे बैनर में लगा हुआ है। आज मौलाना साहब के साथ मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ, तो उनके इस जज्बे को सलाम। दो लाइन में अपनी कहानी बताना चाहूँगा। जब बनारस से मैंने सोचा कि चलते हैं होजई, यहाँ से मुझे बुलावा आया था कि बच्चों को मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, तो तमाम तरह के सवाल मेरे सामने खड़े हुए। आसाम, गुवाहाटी तक ठीक है, होजई कौन सी जगह है? मेरे भी पेरेंट्स हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, तमाम प्रकार के सवाल उठने लगे। और यही नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, अजमल फाउंडेशन के नाम पे इवन धर्म और जाति की भी बात आने लगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चंद बातें मेरी सुन लीजिए, हो सकता है आज आपको फैसला लेने में आसानी हो। तो मैंने भी बचपन में कहीं पढ़ा था कि कुछ लोग गीता पे लड़ बैठे, कुछ लोग गीता पे लड़ बैठे, कुछ कुरान पे लड़ बैठे, वो इंसान बनकर जी गया, वो इंसान बनकर जी गए जो गीता और कुरान पढ़ बैठे। तो जो पढ़ बैठे हैं गीता और कुरान, वो क्या खाक लड़ेंगे? ये बातें कभी बचपन में मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था, तो वो बात मेरे दिमाग में थी और बेफिक्र होके मैं होजई चला आया। होजई आने के बाद भी कुछ टेंशन चल रहा था कि क्या लाइफस्टाइल होगी। तो चंद दिनों के बाद डायरेक्टर सर से मैंने कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहूँगा, 7 दिन के बाद मैं वापस चला जाऊँगा। टिकट तैयार हो गया मेरे लिए। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे मुझे अजीब बच्चे मिलने लगे जिनको सिविल सर्विस के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वो समाज में बदलाव देखना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, वो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। भले ही यूट्यूब के शॉर्ट्स देख के ही वो क्यों ना इन्फ्लुएंस हुए हों, लेकिन कहीं कहीं से उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें मोटिवेट कर रही थी। तब मेरी जो डिसीजन है लड़खड़ाने लगी कि नहीं, यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा, ये बेईमानी हो जाएगी अपने कर्म के साथ। तभी मौका मिला मौलाना साहब के घर जाने का, और वहाँ जब मैंने इनको देखा कि अजमल फाउंडेशन के पीछे ये बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं, तो दिमाग शॉक हो गया। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ या मैंने भी पढ़ा है, मुझे बिहार के कुंवर सिंह याद आ गए। आप लोग कभी सर्च करेंगे तो वीर कुंवर सिंह, वो फ्रीडम फाइटर थे। 1857 की लड़ाई में बिहार को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। वो व्यक्ति 80 साल का अंग्रेजों के खिलाफ अकेले तलवार निकाल के खड़े हो गए थे। आज भी उनका नाम लिया जाता है, इतिहास उन्हें नहीं भूलता है। मैंने देखा यहाँ भी एक बुजुर्ग व्यक्ति एजुकेशन का तलवार लिए खड़ा है। मेरे लिए शॉकिंग चीजें थी, बिल्कुल मेरे लिए शॉकिंग चीजें थी इनके घर में जाना, इनके साथ बैठना। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा होता है कि अगर कोई एमएलए का बेटा हो तो अपने आप को कैबिनेट मिनिस्टर समझता है, वो भाव नहीं देता है। उसके गाड़ी को ओवरटेक कर लो तो गोली चल जाती है। ऐसी चीजें मैंने देखी है और ऐसे जगह से आता हूँ।
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मेरे से शेरो शायरी के अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा तो अजीब लगेगा। और मैं पूछ बैठा कि सर इस उम्र में आप एजुकेशन को लेके इतने चिंतित हैं, आखिर आपकी तो मतलब उम्र हो गई है, आप आराम फरमाइए, क्या जरूरत है। तो जैसा कि शेरो शायरी करते रहते हैं, इन्होंने शायराना अंदाज में कहा, बेटा बेटा भी कहा और फिर पांडे जी कह के पुकारते हैं। देखिए पांडे जी, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, कई और इम्तिहान अभी बाकी हैं, नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी सारा का सारा आसमान बाकी है। उनके ये सब मुझे अपने फैसले को चेंज करने पे मजबूर कर दिए और मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, यहाँ से कान बंद, मुझे कुछ नहीं सुनना है और मैं नहीं जाऊंगा। 21 जून 2022 को मैंने IAS अकेडमी एज ए इंडियन इकोनॉमी फैकल्टी ज्वाइन किया था और एक हफ्ते बाद मतलब 28 को निकलना था। आज 2024 का फरवरी आ गया है, लेकिन वो 28 जून वापस नहीं आया है जब मुझे घर जाना था। आज भी मैं फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो सोचिए, जब मेरे फैसले बदल गए, एक बनारस के आए हुए आदमी का फैसला बदल सकता है यहाँ चीज़ों को देख के। झूठ नहीं बोलूँगा, असम के बारे में या नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसा है, डेवलपमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर क्यों? हमारी कमी है। हमारे बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदार नहीं बन रहे हैं, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके लिए खर्चा नहीं करना चाहेंगे, उनके पीछे एक्सपेंस नहीं करना चाहेंगे। हमें लगता है लड़कियां पैदा हुई हैं, टेंशन है भाई, शादी करके इनको बस ससुराल भेजना है, ये खर्चा वो खर्चा। लेकिन एक बात बता दूं, एक ही सही, लेकिन धीरे धीरे मैं करीमगंज जीतने लगा हूँ। आज चाय पीने की मेरी बुरी आदत है, तो यहाँ पे जब तक आप पेरेंट्स लोग आ रहे थे तो चाय की चुस्की लेने गया। सामने वाले जो व्यक्ति थे मुझे पहचान गए, पांडे सर फिर से आए हैं आप। उन्होंने फ्री में चाय पिलाई, वो एक सम्मान की बात है, वो एक सम्मान की बात है। और उन्होंने कहा कि बस आपकी बात गांठ बांधेंगे, खाने को हो या ना हो, बच्चे को एजुकेशन जरूर देंगे। दिल भर गया मेरा, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी लुंगी पहन के घूमते हैं, आज भी वो मोबाइल जो होता है कीपैड वाला वही चलाते हैं। लेकिन अगर आज उनका बेटे की फोटो लगी है, आज उनका बेटा सूट बूट में खड़ा है, तो सिर्फ एक ही वजह से, सम्मान मुझे नहीं, मेरी शिक्षा, मेरे एजुकेशन को दिया जा रहा है। बिहार में एक मुजफ्फरपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर में काम करने वाली जो महिला थी, एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में कर्मचारी थी, उसका फेयरवेल पार्टी जो विदाई समारोह होता है वो मैं देखने गया था। विदाई समारोह में बिहार के चीफ मिनिस्टर आए थे। एक काम करने वाली महिला के विदाई समारोह में चीफ मिनिस्टर के आने का तात्पर्य क्या हो सकता है? एक्चुअली उस समारोह में जो गेस्ट थे वो 3 लोग थे, एक IAS ऑफिसर, एक इनकम टैक्स ऑफिसर, एक और PWD इंजीनियर। तीनों के 3 लाल उस माँ के बेटे थे, उसी सफाई कर्मी के बेटे थे। सब चीजें पड़ी हुई हैं, देखा है। आप लोग भी सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार से लोग बहुत सिविल सर्विस में मतलब कमाल करते हैं। कोई रिक्शा चालक का बेटा IAS बन जाता है, तो कोई सब्जी बेचने वाले की बेटी IPS बन जाती है। ये बातें छुपी नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका सहयोग बहुत जरूरी है। वो सपना देखते हैं भाई। हमारे यहाँ एक कहावत है, का धन जब पूत कपूत, का धन जब पूत सपूत। इसका सिंपल सा मतलब है, हम लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है बहुत ही, अपने बेटे के लिए धन हम बचा के रखें, प्रॉपर्टी बना दें। अरे यार, मेरे 4 बेटे हैं, उसके लिए मैंने कुछ जमा नहीं किया, कोई जमीन नहीं खरीदा। याद रखिएगा, बेटा अगर सपूत पैदा हो गया ना, तो उसके लिए ये सब प्रॉपर्टी मायने नहीं रखेगी, वो खुद महल बना लेगा। और कपूत पैदा हो गया ना, करोड़ों रुपया जमा कर दीजिए, एक दिन में नष्ट हो जाएगा। क्या जरूरत है? एजुकेशन दिलवाइए, एजुकेशन, काम करिए इस पर। और देखिए, जैसा कि अजमल साहब ने कहा कि एजुकेशन कभी कोई जात धर्म नहीं देखता है। मेरे 3 बहुत ही करीबी स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट,
उन लोगों को हेमंत बिश्वा शर्मा जी द्वारा जब अपॉइंटमेंट लेटर कल दिया गया तो तीनों ने मुझे मतलब धन्यवाद किया, सर आपके आशीर्वाद से हम कहाँ पहुंच गए। और खास बात क्या रही तीनों स्टूडेंट की, एक का नाम था अशफाक लश्कर मुसलमान, दूसरे का नाम रोहित चौधरी जो कि APS फर्स्ट आया है हिंदू, और तीसरे का नाम अंगद सिंह जो कि पंजाबी सिख है। मैंने कहा अरे ऊपर वाले कोई क्रिश्चियन भी भेज देते तो मेरा सीना मतलब सीना तो चौड़ा हो ही गया। मैंने मजाक में सोचा कि एक क्रिश्चियन की कमी रह गई थी, वो भी मिल जाता। तो समझ लीजिए एजुकेशन का कोई भी जात धर्म नहीं होता है। फर्स्ट रैंकर पे मुसलमान है कि सेकंड रैंकर पर हिंदू है, एजुकेशन में कोई किसी को पछाड़ नहीं सकता। यही एक चीज है जिससे आप किसी से भी इक्वालिटी कर सकते हैं, साथ में अपनी औकात बढ़ा सकते हैं, इज्जत बढ़ा सकते हैं। तो मैं बस पेरेंट्स से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इन चीजों पे ध्यान दें। एक स्टूडेंट प्रियंका रही है मेरी बिहार की, उसकी शादी हो रही थी, 3 लड़कों ने उसको रिजेक्ट किया। सर मैं बहुत परेशान हूँ, माता पिता परेशान है। ठीक है करते हैं बीपीएससी उसने कोशिश किया, ऊपर वाले की दुआ से SDM बन गई। 3 साल बीत गए, शादी नहीं की है, अभी तक 6 लड़के को रिजेक्ट कर चुकी है। क्या बदलाव है ना, 6 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है वो लड़की। किस बल पे रिजेक्ट की है? अपनी खूबसूरती के बल पे। ऐसा होता तो उसे 3 रिजेक्शन नहीं मिला होता। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट की बदौलत वो 3 लोगों को 6 लोगों को रिजेक्ट कर चुकी है। बहुत लोग मिलेंगे आपको, रिश्तेदार भी मिलेंगे, नातेदार भी मिलेंगे। लड़की को पढ़ा रहे हो, ये BA कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, बोलने लगेगी, ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, चुपचाप ससुराल भेजो। बहुत लोग मिलेंगे। और उसी बेटी, वही बेटी जब करीमगंज में DM बन के आएगी तो ये लोग कहेंगे आपके नातेदार रिश्तेदार, हमें तो पता ही था कि बिटिया बड़ी तेज है, एक दिन जरूर आपका नाम रोशन करेगी। उस दिन मंद मंद आप भी मुस्कुराएंगे और आपका मन करेगा 4 चप्पल मारे सामने वाले को। यही मुझे रोकता था कि बेटियों को मत पढ़ाओ। होता है ये, और हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हमारी एकेडमी करीमगंज में उसका शंखनाद हुआ, यहीं से कैंपेन करके हमने अपनी एकेडमी शुरू की मात्र 40 स्टूडेंट्स के साथ होजई में, अजमल IAS एकेडमी। यहाँ पे लोगों को IAS का क्रेज ही नहीं, सिविल से हमें अजमल IAS एकेडमी रखना पड़ा एकेडमी का नाम, ताकि लोग समझ सकें कि भाई IAS के नाम से उनको समझ में आए कि हम सिविल सर्विस के बारे में या DM कलेक्टर की बात कर रहे हैं। सोचिए हमें बैनर बदलना पड़ा, क्यों? जागरूकता की कमी है। फिर 40 बच्चों को हेम तेम करके हमने पढ़ाना शुरू किया और मेहनत किया उनके पीछे, दिन रात 24 घंटा उनके पीछे मेहनत करने का नतीजा ये रहा कि हमारे 36 बच्चे असम पब्लिक सर्विस में सिलेक्ट हो गए हैं। आज मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाऊं तो कुछ मुझे होटल की जरूरत नहीं पड़ती है। असम में पहुंच मेरी ऐसी हो गई है कि मेरे लिए सर्किट हाउस बुक करवाया जाता है। कोई कलेक्टर नहीं हूं जी, मेरे स्टूडेंट कलेक्टर होते जा रहे हैं, मेरे स्टूडेंट IPS APS होते जा रहे हैं। कुछ मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझे बोला, हाफलॉन्ग की बात हो रही थी, मैंने कहा कभी हाफलॉन्ग नहीं घुमा हूं, सुन रहा हूं कि ट्राइबल एरिया है। सर जिस दिन होगा बताइएगा, आपको वहां पे बुक मिलेगा सर्किट हाउस। सोचिए क्या रुतबा हो गया है ना इस सिविल सर्विस की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ाना शुरू किए, 40 में से 36 बच्चे निकले। लेकिन हमने सोचा कि आसाम में कमी आ कहाँ रही है। बच्चे शुरू से सपना नहीं देखते हैं। यूपी बिहार में एक दादी भी होती है तो अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, अगर वो पैर छूता है तो जा बेटा कलेक्टर SP बनिहा। इसका मतलब DM मतलब IAS IPS बनना शुरू से होता है। यहाँ क्यों नहीं? ग्रेड 3 की नौकरी होती है तो उसका एग्जाम देने के लिए ट्रेन भर जाता है, मतलब लाखों लोग एग्जाम देने जाते हैं। APSC पे 900 सीट पे मैं 70,000। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं लोगों के बीच में जागरूकता आ रही है कि नहीं हम भी कर सकते हैं? क्यों नहीं UPSC में रिजल्ट आ रहा है? आपके बच्चे UPSC में भागीदारी करेंगे तभी तो कल को देश चलाएंगे। लोगों को लगता है कि हमारे PM CM लोग देश चलाते हैं, ना लगता है कि सचमुच चला ले जाएंगे। अरे पॉलिसी बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसरों द्वारा बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए। और किस्मत मिनटों में पलटती है। अगर आपने ध्यान दे दिया, बच्चों में इन्वेस्ट कर दिया ना, मानता हूं कि ये सागवान का पेड़ है, समय लेगा, लेकिन जब इसकी लकड़ी बिकेगी बाजार में तो आप करोड़पति बन जाओगे। ध्यान रखिएगा इस बात पर।
ऐसा मत सोचिए कि पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी हमारे बच्चे जो एपीएस और एसीएस बने हैं वो परेशान हैं, उनको छुट्टी चाहिए या उनको टाइम चाहिए। क्यों सर, रुके कैसे? एसीएस बन गए, ये तो आसाम का हाईएस्ट सर्विस है ना, मजा नहीं आया। तो भाई क्या है, हमें आईएएस बनना है, हमें कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाना है। 22 साल के लौंडों ने निकाला है एग्जाम, और अगर वो आईएएस आईपीएस बन गए तो सोचिए किस रैंक तक जाएंगे। हमने इसी सब चीजों को देखते हुए क्लास 11 से भी शुरू कर दिया है कि बच्चों को ट्रेन करें। क्योंकि देखिए आईएएस और एसीएस की परीक्षा में जो पढ़ना होता है वो आपकी कक्षा 6 से 12 की किताबें होती हैं, वही किताबें हैं। इसलिए आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए कि शुरू से अपने बच्चों को इस चीज के लिए प्रेरित करिए। कक्षा 11 से वो जाने, कक्षा 9 से उसे पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज क्या होता है। टीना दाबी, जिसके बारे में कई स्टूडेंट्स जानते हैं, कई माँ बाप जानते होंगे, वो पहले अटेम्प्ट में आईएएस बनी। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए कि शुरुआत से जब बीए कर रहा है बच्चा, उसी समय से वो एनरोल हो जाए आईएएस में। जो टीचर उनको बीए में, जैसे जो उनकी क्लासेस चलती हैं, हम लोग आईएएस वाली फैकल्टी वहां पे जाके उनको पढ़ाते हैं, बीए में प्रिपेयर करवाते हैं, क्लास 11 से प्रिपेयर करवा रहे हैं, 9th क्लास से प्रिपेयर करवाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि जैसे बच्चा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे उसके बाद बिना देर किए वो कम उम्र में आईएएस आईपीएस बन सके। क्योंकि जो कम उम्र में बनता है वही कैबिनेट तक पहुंचता है, कैबिनेट सेक्रेटरी तक वो जा पाता है। तो जैसा सर ने कहा, कुछ शेर भी मैं कहना चाहूंगा, प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। एक तो सर का मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन शेर पढ़ने से पहले, कहने से पहले जरूर कहूंगा कि देखिए आपकी जो हिम्मत है ना, उसकी वो आपकी हिम्मत देखी जाती है लड़ाई में, लेकिन आपकी किस्मत देखी जाती है पढ़ाई से। हिम्मत तो लड़ाई से देख ली जाती है कि कितने हिम्मती हैं आप, लेकिन असली जो किस्मत की जब बात आती है तो वो सिर्फ पढ़ाई से ही हो पाता है। वक्त से लड़कर नसीब बदल देते हैं, वक्त से लड़कर नसीब बदल देते हैं। इंसान वो होते हैं जो अपनी तकदीर बदल देते हैं। वक्त से लड़कर नसीब बदल देते हैं, इंसान वो होते हैं जो अपनी तकदीर बदल देते हैं। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। वक्त पे भरोसा कर, शायद तेरा हौसला देखकर वक्त भी तस्वीर बदल। तो वक्त पे आप भरोसा रखिए, हौसला रखिए, तो हो सकता है कि वक्त आपकी तस्वीर बदल दे। और मैं इतना जरूर आग्रह करना चाहूंगा बच्चों से भी कि जैसा सर ने मोबाइल के बारे में बात किया है, थोड़ा कम मोबाइल का पॉजिटिव यूज करिए। यूपीएससी के क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, उसके बारे में यूज करिए। सिर्फ ये आपका जो शॉर्ट्स होता है ना, शादी में जरूर आना और ये वो, मतलब हम एक मूवी आई थी उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो बदला लेता है हीरो, उसको हीरोइन रिजेक्ट कर देती है। तो बस ये सब देख के आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि अच्छा डीएम का पावर, वो सब जो नकली शॉर्ट्स बनते हैं कि डीएम एंटर करता है तो कैसे हाहाकार मच जाता है, ये सब देख के मोटिवेशन ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, जब आपको कारण पता होगा कि मुझे करना क्या है। ये सब मोटिवेशन चंद दिनों का होता है, फिर आपको बार बार शॉर्ट्स देखना पड़ेगा। तो यूट्यूब के शॉर्ट्स के बदले, उसे देखने के बदले अपने दिल और दिमाग को देखिए। जैसे सर के लिए भी कुछ मैं अर्ज करना चाहूंगा। खुशबू बनकर गुलों में उड़ते हैं, खुशबू बनकर गुलों में उड़ते हैं, धुआं बनकर पर्वतों पर उड़ते हैं। खुशबू बनकर गुलों में उड़ते हैं, धुआं बनकर पर्वतों पर उड़ते हैं। जैसे सर का खुशबू है उस लिहाज से बोल रहा हूं कि खुशबू बनकर गुलों में उड़ते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ते हैं। बस ये 2 लाइन है। कहने का इसका तात्पर्य ये है कि जब हम खुशबू बनकर, जैसे ये चल रहे हैं, चहक रहे हैं, आप लोगों के बीच में ये एक तरीके से खुशबू है, एजुकेशन की खुशबू ये फैला रहे हैं, इसका आप लोग भरपूर यूज करिए
और इनमें दम किस कदर है उसके बारे में भी अगली 2 लाइन है। औकात नहीं किसी कैंची में कि इन्हें रोक सके, औकात नहीं किसी कैंची में कि इन्हें रोक सके। क्यों? क्योंकि ये पर नहीं अपने हौसलों से उड़ते हैं। तो मैं पूरा करना चाहूंगा, खुशबू बनकर गुलों से उड़ते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ते हैं, औकात नहीं किसी कैंची में रोक सके इन्हें, क्योंकि ये पर नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, जैसे मैंने आपको एकेडमी के बारे में बता दिया, अपने कोर्सेज के बारे में बता दिया, बस जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं यहाँ आया करूँगा, आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। और अगर हर बार जिस चाय वाले की तरह व्यक्ति मुझे मिले हैं, एक एक 2-2 व्यक्ति मिलने लगे, तो वादा करता हूँ कि एक दिन मैं पूरे करीमगंज को जीत लूंगा। एक दिन, ये मैं कह के जा रहा हूँ, और एक दिन देखिएगा मैं किसी दिन यहाँ आऊँगा तो आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ बेटा, हाँ भाई, तुमने करीमगंज को जीत लिया। आज तो पता नहीं कितने लोगों को मैं अपनी बातों से प्रभावित कर पाया हूं, लेकिन दिल में खुशी इस बात की है कि एक चाय वाले को तो प्रभावित करके जा रहा हूं, और वो मेरे लिए मेरी पहली जीत है। दम उसी दिन लूंगा जिस दिन यहाँ चाय वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले हर कोई कहेगा और मेरे लिए दुआ करेगा कि हाँ बेटा, अजमल फाउंडेशन और आप लोगों की वजह से आज हमारे दिन पलट गए। दोबारा लौट के जरूर आऊंगा, शकल और नाम जरूर याद रखिएगा, अरुण पांडे। धन्यवाद। सर, वो जो चाय वाले की बार बार